हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो सबसे पहले आता है ब्रीदिंग क्या होती है। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग जो नॉर्मली हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced in the cells is called breathing। उसी को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। जो नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं, जो एक्सहेल कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वो क्या होती है? ब्रीदिंग होती है। रेस्पायरेशन भी बोलते हैं उसको। रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। किसके अंदर क्या क्या रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये हम एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या क्या रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब जैसे पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। निडेरिया में भी डिफ्यूजन होता है। टीनोफोरा में रेस्पायरेटरी ऑर्गन होते ही नहीं है। इनमें पोरीफेरा, इनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है। पोरीफेरा में, निडेरिया में, इनमें क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन से ही वो रेस्पायर करते हैं। टीनोफोरा में रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते ही नहीं है। टीनोफोरा में होते नहीं। टीनोफोरा के बाद प्लेटिहेल्मिन्थस। प्लेटिहेल्मिन्थस में क्या होता है? उसमें भी डिफ्यूजन होता है। प्लेटिहेल्मिन्थिस में भी क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है। एसके हेल्मिन्थिस, एसके हेल्मिन्थिस में भी क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है। प्लेटिहेल्मिन्थिस को क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म। प्लेटिहेल्मिन्थिस को क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म। एसके हेल्मिन्थिस को क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। एसके हेल्मिन्थिस को क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। एनिलिडा, एनिलिडा में क्या होता है? मोइस्ट क्यूटिकल होती है। एनिलिडा में रेस्पायरेटरी ऑर्गन, एनिलिड्स किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? मोइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो होता है लार्जेस्ट फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो अलग अलग है, जैसे प्रोन्स है, प्रोन्स में जो रेस्पायरेशन होता है किससे होता है? गिल से होता है। क्रैब है, उसमें बुक गिल से होता है। इंसेक्ट में ट्रेकिया से होता है। स्कॉर्पियंस में बुक लग से होता है। तो अगर ये भी पूछे कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें से इन चारों से रेस्पायरेशन होता है, तो कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है। उसके बाद है मोलस्का। मोलस्का होता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का में क्या होते हैं? फेदर लाइक गिल्स। मोलस्का में रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? फेदर लाइक गिल्स। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में भी गिल्स होते हैं। हेमिकोर्डेट, हेमिकोर्डेट में भी गिल्स होते हैं। यूरोकोर्डेटा फेरेंजियल गिल स्लेट्स होती हैं। सिफेलोकोर्डेटा फेरेंजियल गिल स्लेट्स होती है। फिश मछलियां जो होती है उनका तो अलग से पता है हमें क्या होती है? गिल्स होती है। एम्फीबियंस में लंग्स, रेप्टाइल्स में लंग्स, बर्ड्स में भी लंग्स, मैमल्स में भी लंग्स। जो रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है, जो रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। उसको क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। जो लंग्स से हो रहा है उसको पल्मोनरी। लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी। जो स्किन से हो रहा है, स्किन से हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस। जो स्किन के थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस। ठीक है। जो गिल से हो रहा है ब्रोंकियल रेस्पायरेशन, जो लंग से हो रहा है पल्मोनरी रेस्पायरेशन, जो स्किन से हो रहा है क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। ठीक है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स तक हवा और खाना एक ही उसमें जा रहे हैं, एक ही पाइप में जा रहे हैं। उसके बाद अलग अलग होते हैं। कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? लेरिंग्स। लेरिंग्स मेल के अंदर प्रोमिनेंट होता है। एडम सेपल बोलते हैं उसको। लेरिंग्स एक कार्टिलेज, कौन सी कार्टिलेज होती है? हाइलिन कार्टिलेज होती है। हाइलिन कार्टिलेज से लेरिंग्स बना हुआ होता है। उसके बाद है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप लोटिस। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप गलत। विंड पाइप किसको बोलते हैं? ट्रेकिया को। ट्रेकिया के अंदर कैसी शेप की रिंग्स होती है? सी शेप्ड रिंग्स होती है। फूड पाइप किसको बोलते हैं? इसोफेगस को। इसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसोफेगस क्या करती है? खाने को यहाँ से स्टमक तक लेके जाती है, बस। इसोफेगस की लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसान जो है कैसे सांस ले रहा है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सबसे पहले क्या होती है? नोस्ट्रिल्स। ये जो बाहर से हमें दिख रही है वो है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल से जब हवा, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कहाँ जाएगी? नोस्ट्रिल से कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स।
फेरिंग्स से कहाँ जाएगी, लेरिंग्स में, लेरिंग्स से ट्रेकिया और ट्रेकिया से लंग्स में। ड्यूरिंग swallowing ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय ए कार्टिलेजिनियस फ्लैप और उसी कार्टिलेजिनियस फ्लैप को क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्यों कवर करके रखती है उसको वो, ताकि जो खाना है वो खाना हवा वाली पाइप में ना चला जाए, खाना उसी में रहे जो खाने के लिए बनी है, वो हवा वाली में ना जाए। एपिग्लोटिस क्या करती है, उसको कवर करके रखती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसको फ्लो चार्ट से देखते हैं। सबसे पहले हमने सांस लिया, क्या होती है सबसे ऊपर, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल्स, उसके बाद कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। हाइलिन कार्टिलेज होती है, इसमें भी कौन सी कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज होती है, सी शेप्ड रिंग्स बनी हुई होती है ट्रेकिया के अंदर। कैसी शेप होती है, सी शेप्ड रिंग्स होती है ट्रेकिया में। ठीक है। ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। ट्रेकिया के बाद वो क्या करता है, डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल में, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल के बाद टर्शरी ब्रोंक्यूल में, टर्सरी ब्रोंक्यूल के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, पहले स्टार्ट होगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पे डक्ट्स होती है एल्वियोलाई की, डक्ट्स ऑफ एल्वियोलाई, डक्ट्स ऑफ एल्वियोलाई, और उसके बाद एओर्टा, और फिर उसके बाद जाता है वो एल्वियोलाई। ठीक है। नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, लेरिंग्स में, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, सी शेप्ड रिंग्स होती है, कार्टिलेजिनियस होती है। ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद डक्ट्स ऑफ एल्वियोलाई या एल्वियोलस भी बोल देते हैं, एल्वियोलस। ठीक है। वहां से एओर्टा, एओर्टा से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर एक्चुअल एक्सचेंज होता है गैसेज का, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है, एल्वियोलाई में, कहाँ होता है, एल्वियोलाई में। ठीक है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स आर सपोर्टेड बाय, कहाँ तक, अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही सपोर्ट करी जाती है जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स कहाँ तक होती है, जो ट्रेकिया के अंदर होती है, तो वहां तक ही होती है वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। लंग्स आर कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, लंग्स आर कवर्ड बाय ए डबल लेयर मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं उसको, प्लूरा। लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरा। अब जो प्लूरा होती है डबल लेयर होती है, डबल लेयर होती है, तो उसके बीच में, उसकी जो दोनों लेयर होती है उनके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। लंग्स की मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड होती है, बोलते क्या उसको, प्लूरा। अब जो डबल लेयर होती है, उसकी जो दोनों लेयर होती है उसके बीच में क्या भरा हुआ होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है। रेस्पिरेटरी पार्ट, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, क्योंकि एक्चुअल एक्सचेंज जो गैसेज का हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई में। ठीक है। उसके बाद है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, जब हम सांस ले रहे हैं, जब हम सांस छोड़ रहे, जब हम सांस ले रहे हैं तो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा कम होगा, कॉमन सेंस की बात है ये। जब हम सांस ले रहे हैं, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। जब अंदर प्रेशर कम है तभी तो बाहर से हवा ले रहे हैं, जब अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, बाहर निकलेगी। जब अंदर प्रेशर कम है तो ही तो बाहर से अंदर जा रही है, जब अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो अंदर से बाहर आएगी। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब इनहेल कर रहे हैं, जब सांस ले रहे हैं तो क्या होगा, वो कम होगा। जब एक्सहेल कर रहे हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा। मसल्स, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो डायफ्राम होता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स होता है, जब हम सांस ले रहे हैं
जब हम सांस लेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब हम सांस छोड़ते हैं, छोड़ के देखो तुम, जब तुम सांस छोड़ रहे हो तो एकदम तुम्हें ऐसा लग रहा है रिलैक्स हो रहा है। जब हम सांस ले रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। ठीक है। हिचकी आती है ना, जो कोई बोलता है कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आ रही है। हिचकी क्यों आती है? क्योंकि जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम नीचे चला जाता है, जहाँ वो होता है उसके नीचे चला जाता है वो। हिचकी इसलिए आती है ताकि वो दोबारा से अपनी जगह में आ जाए। We have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of, जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो एक्सहेल कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की ताकत, उसको बढ़ाने की ताकत किसकी हेल्प? एब्डोमिनल मसल्स की हेल्प से उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इनहेल एक्सहेल जो हम कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। एवरेज ब्रीदिंग रेट, एक इंसान, एक हेल्दी इंसान 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेता है? कितनी बार सांस लेता है? 12 से 16 बार सांस लेता है एक हेल्दी इंसान 1 मिनट के अंदर। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग कैन बी एस्टिमेटेड बाय, किससे उसको मेजर करते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर किससे मेजर करते हैं? स्पायरोमीटर। किससे मेजर करते हैं उसको? स्पायरोमीटर से। ठीक है। एक इंसान कितनी बार सांस ले रहा है? 12 से 16 बार। किसकी, कौन सी मसल्स की हेल्प से हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रेट बढ़ा सकते हैं? एब्डोमिनल मसल्स। वॉल्यूम ऑफ एयर किससे मेजर करते हैं? स्पायरोमीटर से। ठीक है। थोरेसिक चैम्बर होता है जो, थोरेसिक चैम्बर किसका बना हुआ होता है? थोरेसिक चैम्बर किससे बना हुआ होता है? थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सल साइड कौन सी होती है? पीछे वाली। आगे वाली कौन सी होती है? वेंट्रल। पीछे कौन सी होती है? डोर्सल। तो पीछे यहाँ हमारे क्या होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। पीछे वर्टिब्रल कॉलम है तो डोर्सली क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है। वेंट्रली, वेंट्रली क्या होता है? स्टर्नम होता है। स्टर्नम को और क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। स्टर्नम को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन। ठीक है। लेटरली यहाँ साइड में जो होती है वो क्या होती है? रिब्स होती है। डोर्सली पीछे क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा। आगे क्या है? स्टर्नम है। साइड में जो होती है वो क्या होती है? रिब्स होती है। लोअर साइड पे क्या होता है? डायफ्राम होता है। thoracic chamber is made up of dorsally by vertebral column, ventrally by sternum, laterally by ribs, lower side by diaphragm। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली हम जो सांस ले रहे हैं, जो सांस छोड़ रहे हैं, नॉर्मली जो सांस ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, वो क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होती कितनी है? 500 ml। ठीक है। उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, योगा करता है इंसान, योगा करता है तो जब वो ऐसे सांस लेता है ना, जितना लंबा सांस उससे लिया जाता है ऐसे लेके रखता है उसको, वही क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम तो उसमें होती ही होती है। इंस्पायरेटरी, ये कैपेसिटी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? फोर्सफुली एक इंसान कितना सांस ले पा रहा है, वो क्या होगी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती कितनी है? 2500 से 3000 ml। कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। 2500 से 3000 ml। ठीक है। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने सांस ले लेके छोड़ दिया, वो छोड़ेगा भी। कोई सांस अगर खींच रहा है लंबा तो सांस छोड़ेगा भी। तो ऐसा जब करता है इंसान कि जितना सांस वो छोड़ सकता है उतना उसने छोड़ दिया, वो क्या होती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1000 टू 1100 ml। 1000 से 1100 ml होती है। उसके बाद है रेजिडुअल वॉल्यूम। इंसान ने सांस ले भी लिया, इंसान ने सांस छोड़ भी दिया,
जब फोर्सफुल एक्सपायर कर गया, जब फोर्सफुली एक्सहेल कर दिया है, तो उसके बाद भी क्या कोई हवा हमारे लंग्स के पास बचती है या नहीं बचती? जब हम फोर्सफुल सांस छोड़ चुके हैं, एक्सहेल कर चुके हैं, तो क्या हमारे लंग्स के पास कोई हवा बचती है, नहीं बचती? बचती। उसी को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml, ठीक है। उसके बाद है टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब आगे कैपेसिटी। अब तक क्या पढ़ी हमने? वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद आती है कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। कितनी हवा एक इंसान इनहेल कर रहा है आफ्टर ए नॉर्मल एक्सहेलेशन, उसी को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है हमारी? 500। आईआरवी कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। तो ये क्या होगी हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। कितनी हवा एक इंसान नॉर्मल इनहेलेशन के बाद बाहर निकाल रहा है, एक्सहेल कर रहा है, वो क्या होगी? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। उसके बाद है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद उसको क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में सारे आ गए हमारे। वाइटल कैपेसिटी क्या बचा? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम जब फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद जो हवा हमारे लंग्स के पास बच गई है, उसको अगर उसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी होती है हमारी 6000 ml। उसके बाद है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट डिफरेंट पार्ट्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट डिफरेंट पार्ट्स। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, 159। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159। एल्वियोलाई में गया, कम हो गया, 104। एल्वियोलाई में कम हो गया, 104। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। कितना है? 159, 159। एल्वियोलाई में कितना हो गया? 104। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, टिश्यू में 40। टिश्यू में सेचुरेशन हो जाता है, उसके बाद मतलब उससे कम नहीं होगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है? 159। एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है, एल्वियोलाई में 104। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? एटमॉस्फेयर में। एल्वियोलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, टिश्यू में 40। अब तक कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है एटमॉस्फेयर में? 0.3%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है एटमॉस्फेयर में? 0.3%। एल्वियोलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होती है, टिश्यू में 45 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितनी होती है? 0.3%। एल्वियोलाई में 40%, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और टिश्यू में 45 होती है, ठीक है। solubility of CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी होती है जो वो 20 to 25 टाइम्स ज्यादा सोल्यूबल होती है हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200% ज्यादा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की 200% ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की 20 से 25% ज्यादा होती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है वो किस किस की बनी हुई होती है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस किस से बनी हुई होती है? 3 मेजर लेयर्स होती है उसमें। स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये भी याद रखना है कि स्क्वेमस एपिथेलियम किसकी है? स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज और बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। जो गैस है हमारी वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? तो जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट 97% ऑक्सीजन होती है बाई आरबीसी। कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? आरबीसी के थ्रू। और जो बची हुई 3% होती है वो प्लाज्मा की। वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? 70% बाइकार्बोनेट की आयंस में जाती है वो, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाती है, और 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिसॉल्व फॉर्म में जाती है। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? 97% आरबीसी, 3% जो बच गई है वो डिसॉल्व फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड 70%, 70% बाइकार्बोनेट आयंस, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और जो बची हुई 7% है वो डिसॉल्व फॉर्म में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? एक होती है फेवरेबल, एक कंडीशन होगी फेवरेबल फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक होगी अनफेवरेबल फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी को बोर इफेक्ट और हाल्डेन इफेक्ट भी बोलते हैं। जो कंडीशन फेवरेबल होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, उसको उसमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। सिर्फ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही ज्यादा होगा, और सारी चीज उसमें चाहे पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, एच पॉजिटिव आयंस है, टेम्परेचर है, वो सब क्या होंगे उसमें कम होंगे। जो फेवरेबल होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही ज्यादा होगा। अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उससे 20 से 25 गुना ज्यादा सोल्यूबल होती है। तो इसलिए जो फेवरेबल कंडीशन होगी उसमें क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ही ज्यादा होगा, और सबका क्या होगा? और सब हर चीजें क्या होंगी उसमें कम होंगी। अब जो कंडीशन अनफेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, एच पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ही कम होगा उसमें। जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ही ज्यादा होगा, जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ही कम होगा, बस। ठीक है। हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो उसको बोल देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन, ब्लड एंड ऑक्सीजन। एवरेज हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन होती है? 12 to 16 ग्राम। 100 ml ब्लड के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन होती है? 12 to 16 ग्राम। जो हम चेक कराते हैं ना, जो बोलते हैं कि तेरे में कितना खून है, मेरे में 12 ग्राम है, मेरे में 14 ग्राम है, मेरे में इतने ग्राम, वो क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। कितने ml ब्लड के अंदर होती है? 100 ml ब्लड के अंदर होती है हीमोग्लोबिन। कितनी होनी चाहिए एवरेज? 12 से 16 ग्राम। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल कैरी करेगा? 4। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल कैरी करेगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करेगी 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगी? 1.3 ग्राम, 34 ग्राम ml ऑफ ऑक्सीजन। 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी 100 ml ब्लड, 100 ml कितना कैरी करेगा? अब एक
कितना कर रहा है 1.3, तो 100 कितना करेगा, 100 के अंदर कितनी होती है हीमोग्लोबिन, 12 से 16 ग्राम, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दें 20, इतना आता है वो 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यूज को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है, 5 ml। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा 4 ml, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा 5 ml, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा 4 ml, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे रेगुलेट हो रही है। रेस्पायरेशन की जो एक तो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और एक होता है कीमोसेंसिटिव सेंटर। जो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर ब्रेन का जो मेडुला रीजन होता है उसमें प्रेजेंट होता है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेटरी रेगुलेशन। सबसे पहले अगर रिस्पॉन्सिबल होता है तो कौन होता है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। कहाँ होता है, ब्रेन के मेडुला रीजन में। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पोन्स, जो पोन्स रीजन होता है ब्रेन का वो वहाँ कौन सा होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। मेडुला में रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है, पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। ये क्या करेगा, जो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर है उसके काम को मॉडरेट करता है, उसके काम को, मान लो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है इंसान ऐसे ऐसे हाँफने लगता है, ऐसे तेज से सांस आ रहे हैं उसको, तो उस टाइम में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, पोन्स होता है, वो क्या करता है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर को बोलता है कि थोड़ी देर के लिए उसको स्विच ऑफ कर दे, थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दे, तो वो क्या करेगा, उसको मॉडरेट करेगा, ठीक है। कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करता है, हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस के लिए, हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस के लिए। जहां रिदम सेंटर होता है, रिदम सेंटर के एडजेसेंटली क्या प्रेजेंट होता है, कीमोसेंसिटिव सेंटर। रिदम सेंटर के एडजेसेंटली क्या होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, H पॉजिटिव आयंस के लिए। ये जो सेंटर होता है, ये कीमोसेंसिटिव सेंटर होता है, वो क्या करता है, सिग्नल भेजेगा, क्या करेगा, सेंड सिग्नल टू रिदम सेंटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड या H पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएंगे तो ये किसको सिग्नल भेजेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। कीमोसेंसिटिव एरिया होता क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, उसके एडजेसेंटली प्रेजेंट होता है। काम क्या करेगा, जब CO2 या H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा, ठीक है। रिसेप्टर्स ऑफ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि CO2 और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आए हैं, वो बढ़ी है नहीं बढ़ी है, सेंड सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर एक्शन। रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा वो कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, नहीं है वो काफी, रेस्पिरेशन। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर एक होता है अस्थमा। अस्थमा जिसको दमा की बीमारी बोलते हैं, अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी इंसान को, अस्थमा होता है उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वो अफेक्ट होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अस्थमा, ठीक है। अस्थमा के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ब्रोंक्यूल्स किसमें आते हैं, हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। उसके बाद एक बीमारी होती है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा होती है क्रोनिक डिसऑर्डर होती है, क्रोनिक डिसऑर्डर होती है, इसमें क्या इफेक्ट होते हैं, हमारी एल्वियोलाई, एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज, एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है इसमें। एम्फाइसीमा जो होती है, एम्फाइसीमा के अंदर एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है। एल्वियोलाई का, इसका सिगरेट स्मोकिंग होता है मेजर कोज होता है, सिगरेट स्मोकिंग मेजर कोज होता है एम्फाइसीमा का। तो इसके अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी, एल्वियोलाई किसमें आती है, हमारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में।
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अस्थमा के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है, एम्फाइसीमा के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलर वॉल्स होती हैं वो क्या होती है, डैमेज्ड हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। एक होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो जहाँ काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको बीमारी हो जाएगी। अब जैसे वो आते थे ना चौक लिखने के, जो ऐसे बोर्ड होते थे उसके ऊपर चौक से लिखते थे, अगर कोई वो कर रहा है उसको चालकोसिस हो जाएगी। अगर किसी को इंडस्ट्री वर्कर्स है उसको स्टोन या डस्ट से हो जाएगी। जो लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट कोज इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फिब्रोसिस, फिब्रोसिस हो जाएगी किसी को। फिब्रोसिस क्या होती है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, सिडेरोसिस हो जाती है, सिलिकोसिस हो जाती है, सिलिकोसिस हो जाती है, चालकोसिस हो जाती है। जो जहाँ काम करता है उसके हिसाब से उसको बीमारियां हो जाती है, ठीक है। तो लंग्स होते हैं हमारे, दो होते हैं। कितनी लोब्स होती है, जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लोब्स होती है, जो लेफ्ट होता है उसके अंदर 2 लोब्स होती है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज खत्म हो गया हमारा, ठीक है। थैंक यू।